हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीको की तरफ से। कैसे आप सभी? होप्स आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो चैप्टर 1 आपको पता है कि हर सब्जेक्ट का पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर 1 को अगर हमने अच्छे से पढ़ा तो आगे के चैप्टर बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 1, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो है आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कौन है हमारी? विच इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो हमारी जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बेसिक यूनिट जो है वो कौन है? दैट इट इज अ सेल। सेल इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो चाहे वो कितना भी छोटा हो, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिलकर बने होते हैं? दे ऑल मेड अप ऑफ सेल्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिलकर बने होते हैं? सेल्स से। सेल क्या है? व्हाट इज सेल? है ना, सेल जो एक स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। सेल इज द स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक छोटे बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर है, दैट इट इज अ सेल। इसी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर से, इसी सेल से पूरा एंटायर लिविंग क्रिएचर बना होता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल। सभी इन्हीं छोटे छोटे डब्बों से मिलकर बने हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल। ना एग्जाम्पल के लिए, जैसे पूरी एंटायर वॉल हो गई। एंटायर वॉल किससे मिलकर बनी है? ये ब्रिक से मिलकर बनी है, ईंटों से मिलकर बनी है। इसी प्रकार से, उसी तरह से ये जो प्लांट है या फिर एनिमल है, तभी प्लांट और एनिमल किससे मिलके बने होते हैं? छोटे छोटे बॉक्स से मिलके बने होते हैं, और इस बॉक्स को क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हमें ये चीज समझ में आए कि हम सभी लिविंग बॉडी, चाहे वो ह्यूमन हो प्लांट हो कुछ हो, हम सभी किससे मिलके बने हैं? छोटे छोटे बॉक्स से मिलके बने हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन अब ये आता है कि हु डिस्कवर्ड सेल? सेल से हम मिलके बने होते हैं, हमें किसने बताया? हाँ, किसने बताया कि सभी लिविंग क्रिएचर सेल से मिलके बने होते हैं? देखो, इसको बताने वाले कौन है? अभी मैंने आपको बताया सेल होता है क्या है। सेल इज द स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दैट मेक द एंटायर बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे पूरी एंटायर लिविंग क्रिएचर बना होता है, चाहे वो प्लांट हो या फिर बर्ड हो या फिर कुछ भी हो, सभी किससे मिलके बने हैं? छोटे छोटे बॉक्स से मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, अब ये जो सेल वर्ड है, ये सेल वर्ड क्या है? एक लेटिन वर्ड है, ये एक लेटिन वर्ड है ये। लेटिन वर्ड का कौन सा वर्ड लिया गया? सेलुला। सेलुला से क्या वर्ड बनाया गया? सेल। इसमें इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है? बॉक्स, या फिर क्या बोल सकते हो आप? कंपार्टमेंट। क्या बोल सकते हैं? कंपार्टमेंट। ठीक है, तो जो सेल वर्ड है वो किससे लिया गया है? सेलुलर वर्ड से लिया गया है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? बॉक्स या फिर कंपार्टमेंट। और अभी मैंने आपको बताया, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, सभी किससे मिलके बने? इन्हीं छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बने, और इन बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक? ठीक है, अब देखो सेल की डिस्कवरी किसने करी है? किसने बताया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलके बने? वो डिस्कवर्ड सेल। सेल की डिस्कवरी करने वाले कौन है? हमारे रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में हमें बताया कि सभी लिविंग क्रिएचर, चाहे वो एनिमल हो प्लांट हो कुछ भी हो, वो सब किससे मिलके बने? इन्हीं बॉक्स से मिलके बने, इन्हीं सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि उनको कैसे पता लगा? हाउ ही कम्स टू नो अबाउट दैट द ऑल द लिविंग क्रिएचर्स आर मेड अप ऑफ सेल? तो कैसे पता लगा? देखो, उन्होंने को सेल का बताने के लिए उन्होंने क्या करा? अपना सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया, अपना खुद का कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, और उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने किसको एग्जामाइन करा? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को। में उन्होंने किसको देखा? कॉर्क की पतली सी छाल को देखा, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को देखा। हाँ, कॉर्क क्या होती है? ये आपका कौन हो गया? दिस इज अ स्टेम। ये तना है, ये स्टेम है। ठीक है, उस स्टेम की आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? कॉर्क। स्टेम की आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? कॉर्क। तो पतली सी उन्होंने कॉर्क ली, पतली सी छाल ली कॉर्क की, और उसको कहाँ देखा? माइक्रोस्कोप में देखा। और माइक्रोस्कोप में देखने पर उनको क्या पता लगा? ठीक है, उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया और देन एग्जामाइन करा अंडर द माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या देखे? छोटे छोटे बॉक्सेस देखे। तो माइक्रोस्कोप में क्या नजर आया? छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आए। और उससे उनको पता लगा कि कॉर्क किससे मिलके बनी है? इन्हीं बॉक्सेस से मिलके बनी है। यानी कि पूरा एंटायर प्लांट भी फिर किससे मिलके बना है? इस बॉक्स से मिलके बना है। तो ऐसे उन्होंने डिस्कवरी करी सेल की। हाँ, तो उन्होंने सेल की डिस्कवरी करने के लिए क्या लिया था? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ली, कॉर्क की पतली सी छाल ली, और उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामाइन करा। उनको क्या नजर आए? छोटे छोटे बॉक्स नजर आए, सेल नजर आए। हाँ, तो ऐसे सेल की डिस्कवरी हुई। ठीक है, पर जो सेल उन्होंने डिस्कवर करी थी, द सेल दैट द रॉबर्ट हुक वाज डिस्कवर्ड, सेल अंदर से क्या दिख रही थी? उनको खाली दिख रही थी। यानी कि इस बॉक्स के अंदर उनको
नहीं दिख रहा था, दैट बॉक्स वाज एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, वो अंदर से खाली था। और खाली सेल को उन्होंने क्या नाम दिया, आगे जाके खाली सेल को हम क्या बोलते हैं, डेड सेल। रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर करी है, तो बॉक्स डिस्कवर करा है, वो अंदर से एम्प्टी था, तो यानी कि ही डिस्कवर्ड द डेड सेल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक। ठीक है, आप मेरे साथ साथ उतारते हुए चलिए, साथ साथ समझते हुए चलिए, ताकि चीजें आपको पता है कि बायो के साथ साथ याद हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या हुआ। सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करी थी, वो सेल कैसी थी, वो डेड सेल थी, क्योंकि वो सेल अंदर से क्या थी, एम्प्टी थी, यानी कि खाली थी। तो आगे माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे अच्छे आने लग गए, तो पता लगा कि सेल, सभी सेल जो है वो अंदर से खाली नहीं है, के अंदर कुछ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो सेल के अंदर क्या होता है, जेल वगैरह होता है, फिर कुछ प्रेजेंट होता है, सेल को क्या बोलते हैं, लिविंग सेल। सेल अंदर से खाली है, वो कौन है, डेड सेल है। और जिस सेल के अंदर जेल है या फिर कुछ मटेरियल प्रेजेंट है, सेल को क्या बोलते हैं, लिविंग सेल। ठीक है, तो फर्स्ट लिविंग सेल, पहली लिविंग सेल पॉन्ड के अंदर किसने डिस्कवर करी थी, एंटोनी वैन लीवेनहुक ने। एंटोनी वैन लूवेनहुक ने। ठीक है, तो ये पहले साइंटिस्ट है, उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर करा जो अंदर से खाली नहीं होती है। किन्होंने डिस्कवर करा है, एंटोनी वैन लूवेनहुक ने। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें पता है डेड सेल को किसने डिस्कवर करा है, डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। है ना, डेड सेल जो है वो किसने डिस्कवर करा है, रॉबर्ट हुक ने करा है, और कब करा है, 65 में करा। ठीक है, अब देखो, जैसे जैसे से माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे अच्छे आते चले गए, जैसे जैसे माइक्रोस्कोपी क्या होती चली गई, एडवांस होती चली गई, हमें सेल के बारे में और डिटेल चीजें पता लगने लगी। बिकॉज ऑफ अ माइक्रोस्कोपी वी कम्स टू नो अबाउट मोर अबाउट द सेल, हमें सेल के बारे में और चीजें पता लगने लगी। ना, तो क्या पता लगा कि सभी सेल के पास क्या होता है, वो तीन पार्ट्स होते ही है, एवरी सेल हैज द पार्ट। कौन कौन से, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, कि सभी सेल के अंदर, सभी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या देखा गया कि तीन पार्ट्स तो होते ही है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो ये जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोलते हैं, तो बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो पूरा जेल वाला पार्ट है, ये जो जेल वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। जेल वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और उसके अंदर ये जो एक और सर्कल आ रहा है, इसके अंदर ये जो एक और सर्कल आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी एडवांस हुई और पता लगा कि भाई सेल के अंदर तीन पार्ट्स तो होते ही है। बाहर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो जेल है उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और अंदर एक और जो सर्कल आ गया, एक और डार्क पार्ट जो आ गया, क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियस। ठीक है, तो एवरी सेल कंसिस्ट ऑफ अ थ्री पार्ट। कौन कौन है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक। अब देखो वो आगे क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो सेल है वो दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अभी मैंने बताया आपको कि हर सेल के तीन पार्ट होते हैं। बाहर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। के अंदर ये जो जेल वाला पार्ट आ रहा था, जेल को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। जेल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और अंदर एक और जो सर्कल आ गया था उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, तो हर सेल के अंदर ये तीन पार्ट्स होते ही हैं। क्या हुआ, वो न्यूक्लियस के बेस पर हमने क्या करा, सेल को दो हिस्सों में बांट दिया, सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहली सेल कौन सी है, प्रोकैरियोटिक सेल, और कौन सी है, यूकैरियोटिक सेल। कौन कौन सी है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक। और हमें पता है बायो की ज्यादातर सब डेफिनेशन वर्ड्स में ही है ना। अब देखो, जो प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। और कैरियो मतलब क्या होता है, कैरियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि वो सेल जिसका न्यूक्लियस क्या है, प्रिमिटिव है, यानी कि इतना अच्छा नहीं है, तो ऐसी सेल को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती है, मतलब क्या होता है, ट्रू। और कैरियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, जिसका न्यूक्लियस अच्छा है, वेल डिफाइंड है, उसको क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। है ना, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इनका जनरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो टूटा हुआ होता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो ब्रोकन होती है, टूटी हुई होती है, या फिर होती ही नहीं। इनका न्यूक्लियस ब्रोकन होता है, जबकि इनका न्यूक्लियस क्या होता है, कंप्लीट होता है।
ठीक है। तो न्यूक्लियस के बेस पे हमारी सेल दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अगर न्यूक्लियस अच्छा नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, ब्रोकन है, तो कौन सा है? प्रोकैरियोटिक सेल। और अगर न्यूक्लियस कंप्लीट है, पूरा है, अच्छा है, तो क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है फ्रेंड्स। और साथ में और क्या होता है, ये जो सेल ये स्मॉल होती है, वो लार्ज होती है, ये सिंपल और ये कॉम्प्लेक्स है। डायग्राम से दिख रहा है, इसमें बहुत कम चीजें हैं और उसमें बहुत सारी चीजें, है ना। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? सिंपल होती है, जबकि वो सेल कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो जो हमें प्रोकैरियोटिक के लिए याद रखना है कि इसका न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड नहीं होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ब्रोकन होती है, जबकि इसका न्यूक्लियस क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है, अच्छा होता है। ठीक है फ्रेंड। ये पेपर में क्वेश्चन आता ही है कि गिव द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न रखना है, यूकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रोकन थी और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या थी? कंप्लीट थी। ठीक है। और क्या था? इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है ना। इसके पास सेल पार्ट्स नहीं है, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, इसके पास सेल ऑर्गेनेल्स है। जो आपको सीरीज में याद रखना है, जो न्यूक्लियस के आसपास से शुरुआत हो गई है, न्यूक्लियस के आसपास के जाल को क्या बोलते हैं? ईआर। इसके बाद जो कप लाइक स्ट्रक्चर आ जाएंगे वो कौन है? गोल्जी बॉडीज। कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर कौन हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। और जो सर्कुलर पार्ट आ गए वो कौन है? लाइसोसोम। सब चीजें यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आगे एग्जाम्पल के लिए कौन आ जाता है हमारा? एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के वो एग्जाम्पल कौन है? बैक्टीरिया। जो भी आपके बैक्टीरिया होते हैं वो कौन है? प्रोकैरियोटिक सेल है ये, है ना। अगर मैं बैक्टीरिया को देखूं तो वो किसके जैसा होगा? प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा होगा। ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल है, जैसे हमारे कौन आ गए? ह्यूमन सेल और एनिमल सेल, ह्यूमन सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, ये सब कौन है हमारी? ये दे ऑल आर द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक ठीक है। ये बहुत अच्छे से करना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस। अब देखो, तो ये तो हमारी अभी तक सेल हो गई थी। इसकी सेल दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ऑर्गेनिजम्स भी जो है वो दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। फिर अब इसके नाम पे ध्यान दो। और यूनि मतलब क्या होता है? वन। और सेलुलर मतलब तो सेल होता ही है। तो जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से मिलकर बना है उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल को क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नाम से क्लियर हो रहा है। फिर मल्टी मतलब क्या होता है? मैनी। और सेलुलर मतलब तो क्या होता है? सेल। तो जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, मैनी सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो अब देखो, आप खुद सोचो, अगर कोई एक सेल अगर एक ही सेल से मिलकर बना है तो उसका साइज क्या होता है? स्मॉल। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्मॉल इन साइज है, और ये ऑर्गेनिज्म कैसे है? लार्ज इन साइज है, ये बड़े होते हैं। ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कैसा है? सिंपल है, जबकि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि बहुत सारी सेल्स आ गई तो समझना मुश्किल है ना। तो ये ऑर्गेनिज्म कैसा? हम ह्यूमन कैसे? मल्टी सेलुलर है। और जो बैक्टीरिया वगैरह हो गई ये कैसे है? यूनिसेलुलर है, बिकॉज दे मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। ठीक है। तो बैक्टीरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ह्यूमन हो गया, प्लांट हो गया और अदर एनिमल्स हो गए, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज वो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में हो जाता है। अब देखो, अब इसकी अगर हम सेल की अगर शेप और साइज की बात करें, तो सेल का जो शेप होता है वो अनडिफाइंड होता है। किसी भी सेल का, सारी सेल एक सी नहीं होती है। कोई सेल कैसी है? कोई सेल स्फेरिकल है, कोई सेल स्फेरिकल है, ये दिख रहा है हमें। कोई सेल ऐसे सर्कुलर है, स्फेरिकल है। कोई सेल कैसी होती है? ओवल होती है। कोई सेल कैसी होती है? लॉन्गिटेड होती है, ऐसे लंबी लंबी सी होती है, लॉन्गिटेड होती है। ठीक है। जबकि कोई सेल कैसी होती है? इरेगुलर होती है, उनकी शेप फिक्स्ड ही नहीं होती है ना, इरेगुलर होती है। तो सेल का जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, सभी सेल एक सी नहीं होती है ना। तो कोई सेल कैसी? ओवल है, कोई इलोंगेटेड है, कोई स्फेरिकल है, किसी का कोई शेप ही नहीं है, कोई इरेगुलर है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, अगर हम साइज ऑफ द सेल की अगर बात करें, सेल का अगर हम साइज देखें तो हमें पता है सेल का साइज में सबसे जो आपकी स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे जो छोटी सेल है, जो पेपर में वन मार्कर क्वेश्चन आ भी जाता है ना, सबसे छोटी सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी सेल ये बैक्टीरिया ही है। सबसे छोटा सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा।
जिसका साइज कितना है, सिर्फ 0.1 माइक्रोमीटर है, सिर्फ 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, और लार्जेस्ट सेल कौन सी है, ऑस्ट्रिच एक्सेल। ऑस्ट्रिच एक्सेल तो कितना साइज है इसका, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेल का साइज भी कोई बहुत छोटी भी है तो कोई सेल बहुत बड़ी भी है। किसी का शेप रेगुलर है तो किसी का शेप स्फेरिकल है, तो शेप भी फिक्स नहीं है और सेल का साइज भी फिक्स नहीं। ठीक है, तो सबसे छोटी सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी सेल कौन सी है, ऑस्ट्रिच एक्सेल, जो कितनी है, 18 सेंटीमीटर बड़ी है वो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो कुछ हम, हाँ तो वो शेप और साइज जो होता है वो सेल का, वो हमें दिख रहा है, शेप और साइज जो है सेल का वो फिक्स्ड नहीं है, सभी सेल एक सी नहीं है, सभी का साइज एक सा नहीं है। और देखा क्या जाता है कि कोई भी सेल का शेप और साइज जो है वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। सेल का शेप और साइज जो है वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करेगा। जैसा वो फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी के अकॉर्डिंग उसका शेप और साइज होगा। है ना, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए अगर बात करूं, हमें पता है जो हमारी नर्व सेल होती है, हमें पता है नर्व सेल जो है ये लॉन्ग सेल है। ठीक है, ये लंबी सी सेल होती है। इसका हमने डायग्राम जो है, स्ट्रक्चर जो है, वो हम छोटी क्लास में बना के देखा है हमने ये। हाँ, कैसी थी ये, ठीक है, ऐसी इलोंगेटेड सी सेल है ये, लंबी सी सेल है, नर्व सेल। हाँ, अब इसकी जो शेप है वो कैसी है, इलोंगेटेड है, लंबी है। इलोंगेटेड क्यों है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, नर्व सेल का काम क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। ठीक है, ये सिग्नल को ट्रांसमिट करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी सिग्नल होता है उसको वो ट्रांसमिट करती है, उसको पहुंचाती है। तो ट्रांसमिट करने के लिए सिग्नल को, सेल को लंबा होना जरूरी है ताकि हर पार्ट्स तक पहुंच जाए ना। तो नर्व सेल जो होती है वो लंबी होती है, इलोंगेटेड होती है, बिकॉज उसका फंक्शन क्या है, सिग्नल को ट्रांसमिट करने का। पूरा हमारा ब्रेन, हमारी सारी नर्व्स किस सेल की बनी होती है, इसकी नर्व सेल से मिल बनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी एक और अगर मैं एग्जांपल देखूं तो हमारे कौन आ गए, आरबीसी आ गए, रेड ब्लड सेल आ गई। और रेड ब्लड सेल का हमें पता है, जो रेड ब्लड सेल है वो कैसी होती है, इट इज बाइकॉनकेव, वो स्फेरिकल है, ऐसी सर्कुलर शेप में होती है। अब स्फेरिकल क्यों होती है, क्योंकि इसको कहाँ फ्लो करना होता है, कहाँ उसको मूव करना होता है, इन ब्लड, ब्लड के अंदर फ्लो करना होता है। और ब्लड में फ्लो करने के लिए शेप कैसा होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, क्योंकि अगर बॉक्स लाइक होगा तो क्या होगा, वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगी। इजंट इट फ्रेंड्स, तो सेल का शेप और साइज जो है वो के अकॉर्डिंग, सेल का जो शेप और साइज है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा, उसके काम के अकॉर्डिंग होगा। है ना, जो नर्व सेल है उसका शेप इलोंगेटेड क्यों है, क्योंकि उस सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, वो लंबी लंबी है। और जो बाइकॉनकेव सेल है हमारी, जो आरबीसी है, वो स्फेरिकल है, वो गोलाकार है, क्यों, क्योंकि उसको ब्लड के अंदर फ्लो करना है, बहना है। ये फ्रेंड्स, अब देखो वो पहला क्वेश्चन अब आपका आ गया, इंटेक्स का पहला क्वेश्चन। इंटेक्स का पहला क्वेश्चन क्या है, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। सेल को किसने डिस्कवर करा और कैसे, हमें पता है, अभी मैंने डिस्कस करा था। हाँ, तो सेल को किसने डिस्कवर करा, हमें पता है, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा है। कब करा है, 1665 में करा है। कैसे करा था, उन्होंने अपना खुद का सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया था। और उसमें उन्होंने किसको देखा था, अंडर विच ही एग्जामाइंड व्हाट, हमें पता है, उन्होंने किसको एग्जामाइन करा था, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को, कॉर्क की पतली सी छाल को एग्जामाइन करा था। जिसमें उनको क्या नजर आए थे, छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आए थे, स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस नजर आए थे, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया था, सेल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ सेल इज डिस्कवर्ड। ठीक है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है ना, तो रॉबर्ट हुक ने करा 1665 के अंदर, किसको एग्जामाइन करा, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को। और उनको क्या नजर आए, छोटे छोटे बॉक्स नजर आए, ऐसे छोटे छोटे बॉक्स नजर आए, उस बॉक्स का नाम उन्होंने क्या रखा, सेल। ये फ्रेंड्स, ये ठीक है, ये पहला आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, वाई सेल इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है, तो क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है, सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोला जाता है, क्योंकि सेल से हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना है। अभी रॉबर्ट हुक ने क्या बोला है कि कॉर्क जो है वो इन्हीं छोटे छोटे बॉक्स से मिलकर बनी है, ऐसी हम सभी लिविंग बॉडी इन्हीं बॉक्स से मिलकर बने। तो हमारा पूरे सभी ऑर्गन सिस्टम, हमारा पूरा स्ट्रक्चर इन्हीं सेल से मिलकर बना है, तभी इस सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ, और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं सेल की वजह से हम क्या कर रहे हैं, बेसिक एक्टिविटीज अपनी कर रहे हैं।
फूड का इंटेक हो गया, वेस्ट का रिमूवल हो गया, सब बेसिक फंक्शन जो है वो क्यों कर पा रहे हैं? सेल की वजह से। हाँ, तो सेल की वजह से ही हमारी बॉडी बनी है, सेल की वजह से ही हम फंक्शन कर पा रहे हैं। दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। डियर फ्रेंड्स, ये ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और बेसिक लैंग्वेज में याद रखना है ताकि हमें चीजें याद रहे। ठीक है, अब देखो आगे का अगर हम देखें, अब जो है बस सेल किससे मिलके बनी होती है? सेल इज मेड अप ऑफ, हमें मैंने अभी पहले स्टार्टिंग में बताया था, हर सेल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। एवरी सेल कंसिस्टिंग ऑफ अ 3 पार्ट। हाँ, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन। हाँ, सेल की जो बाहर मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर ये जो जेल होता है, तो जेल वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। जेल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक और डार्क सर्कल आ जाता है उसको क्या बोलते थे? दैट कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। दैट कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। हर सेल के अंदर ये 2 3 पार्ट्स तो होते ही है। बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन, अंदर जो जेल है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर जो एक और सर्कल आ गया दैट इट इज अ यस। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम भी है। एक और नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी है और साथ में उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, सेल के जो और पार्ट्स होते हैं, अभी मैंने बताया था इससे पहले भी कि सेल के आसपास जो जाल होता है, सेल के आसपास जो जाल होता है उसको क्या बोलते हैं? ईआर। उसको क्या बोलते हैं? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद जो कप लाइक स्ट्रक्चर आ जाएंगे उसको क्या बोलते थे? गोल्जी बॉडीज। कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर जो आ गया था दैट वाज द माइटोकॉन्ड्रिया। और जो सर्कुलर पार्ट्स आ रहे थे वो कौन थे? लाइसोसोम। हाँ, तो सेल के इन्हीं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को, सेल के इन्हीं स्मॉल पार्ट्स को क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। और हमने देखा था कि ये जो सेल ऑर्गेनेल्स जो थे वो ज्यादातर किसके अंदर है? प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के आसपास सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेल है वो कौन है? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो कैसा होता है? इट इज अ नेटवर्क लाइक। तो कैसा है? नेटवर्क लाइक है, जाल के रूप में न्यूक्लियस के आसपास। ठीक है, इसके बाद जो कपलेक्स स्ट्रक्चर आ गए वो कौन है? गोल्जी बॉडीज। उसके बाद जो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स आ गए वो कौन है? लाइसोसोम। कैप्सूल स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, प्लास्टिड और सेंट्रियोल, ये सब सेल के पार्ट्स से, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, और लास्ट के जो प्लास्टिड है वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है, और जो सेंट्रियोल है वो सिर्फ एनिमल सेल के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स।